बच्चों, आप सभी को मेरा वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास की एक परंपरा नियोग प्रथा का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या है नियोग प्रथा। तो बच्चों, अगर हम लोग देखें तो ये आप देख रहे होंगे, इसमें दो शब्द लगे हैं, एक है नी प्लस योग, दो हैं। तो आइए समझते हैं इसको कि इसका वर्डली मीनिंग, शाब्दिक अर्थ क्या हुआ। तो ये देखिए, ये लिखा हुआ है नी, एक तरफ होगा नी और दूसरा है प्लस कर देते हैं योग। इसका मतलब अगर हम इन दोनों को मिलाए हैं तभी बना है नियोग। ठीक है, तो इसका मतलब नियोग क्या है? नी प्लस योग इक्वल टू है नियोग। अब यहाँ पर नी का क्या मतलब हुआ? तो देखो, यहाँ नी का मतलब हुआ निश्चित। निश्चित और योग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आप कहोगे कि सर योग का मतलब होता है मिलन। अब प्रश्न आता है कि यह किसका मिलन है? ठीक है, अगर हम इसे आध्यात्मिक रूप से देखें तब तो यह आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर? लेकिन अगर हम इसे भौतिक रूप से देखें, सांसारिक रूप से देखें, तो मिलन में आप इस तरह से भी देख सकते हैं। देखिए भाई, नदियों का भी मिलन होता है, वस्तुओं का भी मिलन होता है, और एक और भी मिलन होता है। ठीक है, तन का तन से मिलन, तन का तन से मिलन, मतलब बॉडी टू बॉडी। और दूसरा किससे है? तो आप कहोगे कि सर मन का मन से, मन का मन से मिलन। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया, तन का तन से और मन का मन से मिलन। ये क्या हुआ? ये भी योग है। ठीक है, जैसा आप बचपन में अंक गणित पढ़ते थे तो वहाँ जोड़ घटाना पढ़ते थे, तो जोड़ का मतलब क्या है? योग ही तो है। तो अब हमको यहाँ पर किस सेंस में अध्ययन करना है? आप कहेंगे कि सर भौतिक सेंस में अध्ययन करना है, सांसारिक दृष्टिकोण से अध्ययन करना है। तो मतलब हमारा जो विषय होगा वो क्या होगा? आप कहोगे कि सर फर्स्ट होगा, मतलब तन का तन से मिलन। लेकिन जब तन का तन से मिलन होगा तो मन का मन से मिलन नहीं होना चाहिए क्या? नहीं होगा क्या? नहीं सर, वो नहीं होने देंगे हम। कैसे नहीं होने देंगे? तो हम लोग बाद में देखा जाएगा कि हम मन का मन से मिलन नहीं होने देंगे। ठीक है, लेकिन अब हम आगे चलते हैं और आगे ये देखते हैं कि भाई ये तन का तन से मिलन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर है कि किसके तन का किसके तन से मिलन है? आप कहेंगे गैर स्त्री का गैर पुरुष से संभोग है। गैर स्त्री का मतलब पत्नी किसी और की है, और पुरुष दूसरा है, उसका पति नहीं है। ठीक है, मतलब गैर की पत्नी का गैर मर्द से जो संभोग है, संबंध है, वही क्या है? वही नियोग है। ठीक है, अब आओ हम लोग देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, आप क्यों मिला रहे हो इनको। ठीक है, मैं सोचता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, लेकिन यदि मान ही लीजिए कि आपको कोई बात समझ में नहीं आती, तो आप करेंगे क्या? तो देखिए, उसके लिए आप मेरा व्हाट्सएप नंबर आप जान लें, उस पर व्हाट्सएप नंबर भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, जो भी आप करना हो ठीक रहेगा आपके लिए। लेकिन व्हाट्सएप करना ही मेरे लिए सुटेबल रहेगा, क्योंकि मैं आपका आंसर कर सकूँगा। ठीक है, और वो नंबर है, एक बार मैं लिख देता हूँ, 9415
361462 KD सिंह। क्लियर? अब आइए हम लोग आगे अध्ययन करते हैं। तो अब हमारे सामने यहाँ प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि नियोग का उद्देश्य क्या है। एक तो हम लोग ये पढ़ लेते हैं और दूसरा पढ़ लेते हैं नियोग का इतिहास क्या है। ये दो चीज़ें हम लोग पढ़ लेते हैं। तो नियोग का उद्देश्य है, ठीक है, पुत्र प्राप्त करना, पुत्र प्राप्त करना। अब यहाँ आप थोड़ा सा ठहर जाइए। देखिए, यहाँ हमने लिखा है मेल, पुत्र है, पुत्री नहीं है, ठीक है। तो उद्देश्य क्या है? पुत्र प्राप्त करना। क्लियर? अब सवाल यहाँ पर है कि ये पुत्र ही क्यों चाहता है, पुत्री क्यों नहीं चाहता? तो इसके लिए थोड़ा इतिहास आपको जानना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि नियोग का प्रथम उल्लेख कहाँ है, प्रथम उल्लेख नियोग का कहाँ है? तो आप कहोगे कि सर वह तो दुनिया के पहला लिटरेचर या दुनिया की सबसे जो प्राचीनतम साहित्य है वह कौन है? आप कहोगे कि सर ऋग्वेद है, ठीक है। क्लियर? तो ऋग्वेद में ही नियोग का पहला उल्लेख है। और क्या कहा गया ऋग्वेद में कि ये देखो, ए एक पुरुष है और बी उसकी पत्नी है। क्लियर? ठीक है। तो अब ए और बी ये पति पत्नी हुए, लेकिन ए और बी ने जब शादी किया तो इनकी संतान होनी चाहिए, लेकिन ये संतान इनकी नहीं पैदा होती है। तो जब ये संतान नहीं पैदा होगी तो अब प्रश्न आता है कि यह इनका वंश कैसे चलेगा, इनका परिवार कैसे चलेगा। तो इस समस्या के समाधान के लिए अब एक काम हो सकता है, ठीक है। क्या? कि ए की अनुमति ले ले बी, मतलब पति की अनुमति ले ले बी, और पति द्वारा बताए गए पुरुष से अगर मान लीजिए ये हम पति दूसरा पुरुष दिखा दे रहे हैं, मान लीजिए सी दिखा रहे हैं, ये गैर मर्द है, ये तो उसका मर्द है, मतलब ये उसका पति है, लेकिन यह किसी और का पति हो सकता है, कुंवारा भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ए बताएगा बी से कि तुम इस लड़के या इस पुरुष के साथ क्या कर लो, ठीक है, संसर्ग कर लो, सेक्सुअल रिलेशन रख लो। और सेक्सुअल रिलेशन रखने के बाद जब तुम्हें एक बेटा पैदा हो जाए, ठीक है, तो तुम इस सी को क्या करोगे? बाय बाय कर दोगे, ठीक है, मतलब इसको छोड़ जाओगे, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया? यह बात कहां पर है? ऋग्वेद में है। लेकिन अब प्रश्न आता है कि सर ये ऋग्वेद में तो है, लेकिन एक प्रश्न आता है कि इसके बाद इसमें क्या चेंजेज आता है, उत्तर वैदिक युग में क्या आता है, ठीक है। ऋग्वैदिक युग में तो ये व्यवस्था है, मतलब 1500 से ऋग्वैदिक युग का समय क्या हुआ, 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक हुआ, ठीक ना, 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। अब ये चूंकि आपको दिख नहीं रहा होगा, हमने ऐसे लिख दिया, 1000 लिखा है, ठीक है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। और उत्तर वैदिक जो है का समय क्या है? आप कहोगे कि सर यह 1000 से और कितना है, 600 तक है, 600 ईसा पूर्व तक है, ये उत्तर वैदिक युग है। इस दौर में ये जो 400-500 साल का दौर आ रहा है उत्तर वैदिक का, इस दौर में क्या चेंज आ रहा है बच्चों? ये जो आपने 1 लिखा है इसी को हटा दीजिए और यहाँ पर कर दीजिएगा 3। तो उत्तर वैदिक युग में नियोग संबंध यह स्त्री कब तक रख सकती थी? 3 बेटे के उत्पन्न होने तक रख सकती थी। और अगर मान लो बेटियां होती हैं तो चलता रहेगा,
ठीक है ना। तो यहां पर बेटों को प्राथमिकता दी जा रही है। क्यों प्राथमिकता दी जा रही है? क्योंकि यह समय वार का है, युद्ध है, ये कबीले हैं और एक कबीला दूसरे कबीले से लगातार वॉर कर रहा था, युद्ध कर रहा था, इसलिए ऐसा किया गया था, व्यवस्था दी गई थी। लेकिन बच्चों, अभी हमने आपसे कहा कि नियोग एक संभोग है, तो ये थोड़ा सा वैसे तो चल जाएगा, लेकिन अमूमन अगर आपसे कोई गहराई के साथ क्वेश्चन उठाएगा तो आप गड़बड़ा देंगे। तो ऐसी स्थितियों में आप याद रखिएगा कि नियोग, ठीक है, संभोग नहीं है सर, सहयोग है। ठीक है, नियोग क्या है? तो आप कहोगे कि सर नियोग देखो ये संभोग नहीं है, ठीक है, अपितु ये नहीं है, ये क्या है? सहयोग है। क्लियर? ये सहयोग कौन कर रहा है? एक गैर पुरुष कर रहा है। किसकी? एक गैर से विवाह करने वाले स्त्री के साथ क्या सहयोग करेगा? तो आप कहेंगे कि वह पुत्र उत्पन्न कराएगा। ठीक है, लेकिन अब सवाल इस बात का है कि सहयोग और संभोग में क्या अंतर हो गया। ठीक है, क्लियर? लेकिन अभी हम आपको एक चीज बता दें कि इस सहयोग से जो पुत्र उत्पन्न होगा, उस पुत्र को या संतान को क्या कहा जाएगा? आप कहोगे कि सर उसे क्षेत्रज कहा जाता था। और ये जो क्षेत्रज है, इसे वैधानिकता प्राप्त है, ये लीगल संतान है। लेकिन अब प्रश्न आता है बच्चों कि ये जो पुत्र होगा ये किसका होगा? ठीक है, ए और बी ये तो पति और पत्नी है, बी और सी, ठीक है, ये इसकी पत्नी और ये किसी कोई दूसरा पुरुष, इससे उत्पन्न हुई है संतान। तो संतान वैसे बाह्य रूप से किसकी लग रही है? तो ये सी की है। लेकिन याद रखिएगा ऐसा नहीं है। जैसे ही ये पुत्र पैदा हो गया, वैसे बी और सी का जो संबंध है ये डिटैच कर जाएगा, ये टूट जाएगा। तो अब ये संतान हुई किसकी? अब आप सोचो कि यह संतान किसकी हुई? यह संतान ए के नाम से जानी जाएगी। यह संतान ए के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है ना? ए की प्रॉपर्टी का वारिस होगी। सी से इसे कोई मतलब नहीं है। सी ने तो उस स्त्री का सहयोग किया है। ठीक है, क्लियर? अब आपको समझ में आ गया होगा कि सहयोग और संभोग में क्या अंतर है? शायद नहीं। तो आइए हम लोग एक चीज देखते हैं। देखिए, पहली चीज तो आप याद रखिएगा कि जो संभोग होता है, इसको आप धीरे से थोड़ा पढ़िए आप इसको। तो जब आप इसे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आप एक चीज पाएंगे। कह रहा है कि समान रूप से भोग, मतलब जब कोई स्त्री और कोई पुरुष, ठीक है, ये समान रूप से क्या करते हैं? एक प्लीजर के साथ यौन संबंध स्थापित करते हैं, तो वह संभोग हुआ। ठीक है, मतलब तन का तन से मिलन भी हो रहा है और मन का मन से मिलन हो रहा है। लेकिन याद रखिएगा, यह इसको संभोग कहेंगे। लेकिन सहयोग क्या है कि देखिए, इसमें तन से ही तन का मिलन होगा, इसमें मन से मन का मिलन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब आप याद रखिएगा, इसके लिए इन्होंने व्यवस्था क्या दिया। ठीक है, कि केवल आपका मन ना मिलने पाए। ठीक है ना, क्योंकि आपको डिटैच्ड होना है, आपको जुड़ना नहीं है उससे। तो इसके लिए वो करते क्या थे? ठीक है, देखिए, ये जो बी लेडी है और ये जो सी गैर मर्द है, ये दोनों क्या करेंगे?
ये दोनों में संभोग होना है सॉरी, ठीक है, इन दोनों के अंदर क्या होना है, संभोग होना है या सहयोग होना है। ठीक है, अब तो आप समझ गए, तो इसलिए हम बार बार ये चीज़ें नहीं बोलेंगे, अब हम संभोग बोलेंगे क्योंकि उससे आप आसानी से समझेंगे। तो देखिए, आप सवाल यहाँ पर है कि इन दोनों के बीच संभोग होने जा रहा है। ठीक है, तो संभोग होने से पहले, ठीक है, बी की जो शरीर है, बॉडी है, इस पर घी का लेप लगा दिया जाएगा। घी मतलब जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, उस घी का उसके पूरी शरीर पर, ठीक है, एक आवरण चढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, और यही बात होगा सी के साथ भी। ठीक है, मतलब इस पुरुष और इस स्त्री के साथ एक घी का आवरण आ गया। अब इस आवरण का परिणाम क्या होगा कि इनकी जो शरीर है, यह एक दूसरे के बीच में, ये घी क्या कर रहा है, ये पर्दा का काम कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, इन्होंने तन से तन को भी वास्तव में मिलने नहीं दिया है, उसके बीच एक पर्दा रखा है, एक आवरण रखा है। ठीक है, बस सी का एक ही काम है, ठीक है, कि वह अपने सीमन को, सीमन मतलब समझ रहे हैं आप, ठीक है, सीमन का मतलब वीर्य को, ठीक, ये क्या करेगा, ये जो लेडीज एग होगा, या आप कह सकते हो कि अपने वीर्य को, ठीक है, लेडी के गर्भ में स्थापित कर देगा। क्लियर, और लेडी प्रेग्नेंट होगी। क्लियर, और अगर उसे संतान के रूप में पुत्र पैदा हो जाता है तो इसी दिन से इन दोनों के बीच में रिश्ते भी समाप्त हो जाएंगे। क्लियर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नियोग में यौन आनंद के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, अपितु यह धर्म पालन के लिए संतान पैदा करने में सहयोग देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ठीक है, अब हमारे सामने अगला पॉइंट आता है, वो ये आता है कि नियोग की अनुमति कब मिलेगी, नियोग की अनुमति कब मिलेगी, कब नियोग हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों जरा आइए देखते हैं नियोग की कुछ शर्तें हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या शर्तें हैं, कब आप नियोग कर सकते हैं। क्लियर, तो देखो शर्तें क्या हैं या अनुमति क्या है उसके लिए। तो देखिए, यदि पति मर चुका है, शर्त एक है कि यदि पति मर चुका है भाई, तब ये स्त्री करेगी क्या, पति पक्ष के किसी पुरुष का चयन कर लेगी और उनसे, ठीक है, सहवास करेगी और संतान पैदा करेगी। दूसरी कंडीशन ये है कि भाई यदि पति कहीं गायब हो गया, कहीं चला गया और आया ही नहीं, ठीक है, तो आप सीधे लिख दो कि पति का पता नहीं कि वो कहाँ है, पता ही नहीं कि वो कहाँ है। ठीक है, एक लंबा समय हो गया और वो अब तक आया नहीं, तब भी वो कर सकती है। ठीक है, तीसरी कंडीशन है जो कि प्रायः यही मेन रीजन था, तीसरी कंडीशन और चौथी कंडीशन ही इसका मेन रीजन था। ठीक है, पति जिंदा तो है, पति जिंदा है, ठीक है, जीवित है, परंतु शारीरिक रूप से अक्षम है। ठीक है, क्लियर, तो जब शारीरिक रूप से अक्षम है तो वह पति की अनुमति से या पति जिससे कहेगा उसके साथ वह नियोग स्थापित कर सकती है। ठीक है, और एक और चीज़ें हैं, पति नपुंसक हो, अगर पति नपुंसक है, क्लियर, तो भी वह, ठीक है, नियोग संबंध स्थापित कर सकती है। लेकिन आपको मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि इसमें स्त्री अपने मन मुताबिक पुरुष का चयन नहीं कर सकती पति के जिंदा रहने के समय, अपितु इसके लिए पति की अनुमति जरूरी है और पति ही चुनेगा उस पुरुष को। ठीक है, क्लियर।
अब एक चीज देखिए, वैसे तो देखो एक खास बात आती है कि प्रायः स्थितियां कब होती हैं, जब पुरुष नपुंसक होता है तब होता है। एक चीज और होती है, हमने बताया जरूर लेकिन स्पष्ट नहीं किया। देखो जो नियोग संबंध होता है उसके पहले, मतलब संभोग से पहले दोनों के शरीर पर जो घी का लेप किया जाता है, तो उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यही थे ना कि उन दोनों के बीच एक आवरण बन जाए और इससे उनके अंदर जो है, ठीक है, किसी प्रकार की वासना उत्पन्न न हो। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इतिहास देख लेते हैं नियोग प्रथा का, और क्या इतिहास है। तो बच्चों एक बात याद रखना कि नियोग शुरू होती है ऋग्वैदिक युग से, ठीक है, लेकिन 2 सेंचुरी BC, मतलब मौर्यों के पतन के साथ ही, ठीक है, नियोग प्रथा पर रोक लगा दी जाती है। ठीक है, मतलब वैधानिकता नियोग प्रथा की खत्म हो जाती है। ठीक है, और अगर होता रहा, आज भी हो रहा होगा, उसके लिए तो हम लोग जानते नहीं हैं। ठीक है, अब टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? ठीक है, अभी हम हल्का सा चर्चा कर लेते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी में। टेस्ट ट्यूब बेबी में होता क्या है भाई? किसी गैर पुरुष का स्पर्म होता है और गैर लेडी का, मतलब दूसरी स्त्री का, ठीक है, एग होता है। दोनों को फर्टिलाइज करा दिया जाता है और फर्टिलाइज कराने के बाद उस जो जाइगोट आ रहा है, जो भ्रूण आ रहा है, उस भ्रूण को किसी स्त्री में के गर्भ में प्रत्यारोपित कर देते हैं, मतलब ट्रांसप्लांट करा देते हैं, और उसके बाद, ठीक है, बच्चा वहाँ डेवलप होता है। तो ये स्त्री जो बच्चे को पाल रही है, उसको आज साइंटिफिक वे में क्या कहा जाता है? उसको आज बच्चों सरागेटिव मदर कहा जाता है। ठीक है, सरागेटिव मदर मतलब कोख का व्यापार करने वाली। अब ये जो सरागेटिव मदर है, ये छिपाई जाती है, ये छिपी होती है। ठीक है ना, उसके नाम को ओपन नहीं किया जाता। तो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? नियोग प्रथा का एक आधुनिक वैज्ञानिक स्वरूप है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा और इतिहास की बातें कर लें। देखिए, अगर हम बात करें महाभारत की, तो महाभारत जो कि एक हमारा पवित्र ग्रंथ है, हिंदू लोगों का पवित्र ग्रंथ है, वह ग्रंथ में जितने भी पात्र हैं उसमें से ज़्यादातर पात्र जो है नियोग प्रथा से ही उत्पन्न हुए हैं। क्लियर? जैसे अब आप देखो, कुछ हम महाभारत का एग्जाम्पल दे देते हैं आपके सामने। देखो, महाभारत में एक नायक आता है विचित्रवीर्य। ठीक है, तो जो विचित्रवीर्य है, इसकी मौत हो जाती है। तो जब इसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसकी पत्नियां हैं, विचित्रवीर्य की जो वाइफ्स हैं, पत्नियां हैं, ये 2 हैं बच्चों, 1 2। एक को हम कह सकते हैं अंबिका और दूसरे को कह सकते हैं अंबालिका। कह नहीं सकते, नाम था ही उनका अंबालिका। अब इनका क्या होगा? ठीक है, तो आप कह देंगे कि सर देखो, इन दोनों ने नियोग से संतान पैदा किया है। ठीक है, क्लियर? तो अंबिका और अंबालिका दोनों की जो संतानें आई हैं वो कैसी आई हैं? तो आप कहोगे नियोग से आई हैं। मैं आपको थोड़ी सी बात दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए, ये नियोग की अपील कर रहा है और ये देखिए अंबिका है, ये अंबालिका है, और इन दोनों के बीच में ये बंदा है जो कि नियोग करेगा। ठीक है, और नियोग से जो है संतानें पैदा होंगी। क्लियर ना?
आप समझ गए कि विचित्र वीर्य कि जो मौत है, उस मौत के बाद इनकी दोनों पत्नियों अंबिका और अंबालिका ने जो संतान पैदा की, वह संतान क्या थी? तो आप कहेंगे कि सर नियोग से आई है। और ये नियोगी कौन था? ये जो अभी आपने देखा, ये बंदा, ये कौन है? तो आप कहोगे कि सर ये वेद व्यास है सर। अब कौन वेद व्यास है ये तो हम नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि विवादास्पद चीज है। आप अगली बातें करो। आप देखो, जो महाभारत का नायक है धृतराष्ट्र, महाराज धृतराष्ट्र, और दूसरे नाम है महाराज पांडु। पांडु ये दोनों ही क्षेत्रज हैं, मतलब दोनों ही नियोग से उत्पन्न हुए हैं। अब इसके बाद भी आप थोड़ा सा और चीज़ें देख लो कि ये जो पांडु है, अब थोड़ा सा पांडु की बात कर लेते हैं हम लोग। महाराज पांडु की अगर हम बात करें तो आप याद रखिएगा कि महाराज पांडु की दो पत्नियां हैं, एक तो कुंती थी और दूसरी माद्री है, ठीक है। लेकिन पांडु से न तो कुंती को कोई संतान हुई और न ही माद्री को कोई संतान हुई। तो अब कुंती करती क्या है, ठीक है, कुंती और करेगी क्या, ठीक है। तो हम थोड़ा सा पिक्चराइज कर देते हैं, दिखा देते हैं, फिर आपको वहाँ भी हम समझा देते हैं, वहाँ आसानी हो जाएगी समझाना। ये आप देखिए, ये कुंती दिख रही है आपको, ठीक है, देख रहे हैं आप, ये कुंती है, क्लियर। अब ये देखिए, कुंती से एक बेटा जन्म ले रहा है और ये बेटे का नाम क्या है? यह बेटा कर्ण है। तो देखिए, कुंती ने इस बेबी को जन्म दिया, इस बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जन्म देने के बाद वो क्या कर रही है? देखिए, यह एक बक्स है, बक्स मतलब बक्सा, ये इसका ऊपर का कवर दिखाया जा रहा है, ये वाला। ये करती क्या है कि ये इसी बक्से में बंद करके और इसको, ठीक है, ये नदी में डाल दे रही है। सवाल यहां पर है कि अगर नियोग से उत्पन्न हुई संतानें वैधानिक थी, लीगलाइज्ड थी, समाज उनको मान्यता दे रहा था, तो आखिर कुंती ने कर्ण के साथ ये व्यवहार क्यों किया? तो बच्चों, कुंती और कर्ण के बीच, कुंती से जो ये कर्ण उत्पन्न हुआ, इन दोनों की मतलब जो कर्ण की उत्पत्ति हो रही है, इसमें नियोग संबंध नहीं है। ये कैसा संबंध है? ठीक है, ये छिपा संबंध है, गोपनीय संबंध है, लोक लाज का भय है, ठीक है। और इसी लोक लाज की भय के कारण उसने किया क्या था? कर्ण को फेंक दिया या नदी में फेंक दिया। लेकिन यही कुंती का ये रूप आप देख लीजिए, ठीक है, यहां कुंती आ गई, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं कि कुंती से ये जो 5 लड़के उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है, क्लियर, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये जो संतानें पैदा हो रही हैं, ये क्या है? ये सभी नियोग से पैदा हुई हैं और यह वैधानिक है, ठीक है। तो देखिए, चोरी छिपे जो संतान पैदा हो गई वह अवैध है, लेकिन नियोग को उन्होंने वैधानिकता दिया था, ठीक है ना। अब आगे चलो आप, ठीक है ना। तो आपको ये पांडु और कुंती का मैटर समझ में आ गया होगा, ठीक है। माद्री से जो संतानें पैदा हुई हैं, वे समस्त संतानें भी कैसे आई हैं? आप कहेंगे कि सर सभी नियोग से आई हैं, क्योंकि पांडु, ठीक है, वह बच्चा उत्पन्न करने की स्थिति में नहीं थे, ठीक है। अब हम लोग अगली बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ निकल कर आता है
कि देखिए जो भारत का इतिहास है, इस इतिहास में अनेक ऐसे पन्ने हैं, पेज हैं, जिसे समय ने और लेखकों ने दफन कर दिया, सत्य को नहीं लिखा, या तो चुप हो गए या बात को घुमा दिया। ठीक है, क्यों ऐसा रहा? क्योंकि देखिए हमारे यहाँ, हमारे समाज में, ठीक है, एक खास बात आप याद रखिएगा कि जो हमारे समाज है, ठीक है, इस समाज में संतान पैदा करना किसका प्रतीक है? देखो भाई, संतान पैदा करना हमारे यहाँ एक चीज़ से उसका संबंध जोड़ दिया जाता है, और वो क्या है? आप कहोगे कि सर उसका संबंध जोड़ दिया जाता है पुरुषत्व से। किससे जोड़ दिया जाता है? पुरुषत्व से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, लोग कह देते हैं कि अगर उसके अंदर पुरुषत्व होता तो का लड़का नहीं पैदा होता। ठीक है, अमूमन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ संतान पैदा करना आपकी ओज का, आपके पुरुषत्व का, आपकी शान का, आपकी मान का प्रतीक होता है। ठीक है, इसलिए तो अगर मान लीजिए कि किसी राजा को भाई संतान पैदा नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये जाएगा कि उसके अंदर पुरुषत्व नहीं है। ठीक है, तो इस संदेश को छिपाने के लिए, समाज में ये संदेश गलत ना चला जाए, इसलिए इस संबंध को छिपाने के लिए, ठीक है, राजाओं के संदर्भ में ये बहुत कम लिखा गया है। ठीक है, अब लेकिन हमें याद रखना होगा कि 2 सेंचुरी BC में जब मनुस्मृति लिखी जा रही है, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के काल में जब लिखी जा रही है मनुस्मृति, तब तक आकर के इसे क्या कह दिया गया? ये कह दिया गया कि साहब ये तो नियोग जो है ये पशुधर्म है, पशुओं जैसा कृत्य है, क्योंकि जो रिलेशन होता है, सेक्सुअल रिलेशन होता है, ये तन का तन से ही नहीं होता, अपितु मन का मन से होता है। ठीक है, का भी मिलन होता है, और तब आकर के 2 सेंचुरी BC में नियोग प्रथा रुक गई। ठीक है, मतलब उसकी वैधानिकता समाप्त हो गई। बच्चों आज इतना ही। ठीक है, थैंक यू। आपकी स्वर्णिम कल की मैं कामना करता हूँ। थैंक यू बच्चों। एक चीज़ आपसे और कहना चाहूँगा कि आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा मुझे भी प्रोत्साहित करते रहें, और लाइकिंग करके उस पर जब आप कुछ लिखते हैं तो मुझे निश्चय ही कुछ करने का आत्मबल मिलता है। ठीक है, थैंक यू बच्चों। मैं अपनी बात को यहीं रोकता हूँ, कल मैं अगला टॉपिक लेकर आऊँगा। आज इतना ही। नमस्ते।